हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पे। और आज की जो ये मुहिम है, जो कि हमारी लेक्चर की जो आज की स्टार्टिंग है बच्चों, ये हम इस बात से शुरू करेंगे कि जब बच्चे 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो ऐसा क्या है जो साइंस की शुरुआत में पढ़ाया जाता है। और आपको ये जान करके बहुत अचंभा होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड होंगे कि शुरुआत में जब हमारा ये सब शुरू हुआ था तो उस दौरान लोगों के नापने की जो मेजरमेंट की जो यूनिट थी वो कुछ अलग थी। जैसे हमारे चैप्टर का जो नाम है वो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। अब बात है कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि इसको फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ाना पड़ रहा है। मतलब सबसे शुरुआती फिजिक्स की क्लास 11th की यहीं से होती है, तो ऐसा इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, जितनी भी यूनिट आप लोग आपके आसपास देखते हो, हर चीज़ को नापा जाता है। आपके वज़न की अगर हम बात करें तो आप अपने वज़न को यहाँ पे किलोग्राम में बात करते हैं। आपको अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो आप मीटर में बात करते हैं या सेंटीमीटर में बात करते हैं। ये यूनिट जो मीटर आपका इंडिया में है वही सेम मीटर अमेरिका में भी होगा। बट ज़रा आप आज से 1000 साल पहले जा कर के देखो, क्या 1000 साल 2000 साल पहले ये मीटर और सेंटीमीटर था? तो हम कहेंगे नहीं। आप ज़रा इस चीज़ को सोचो कि मान लेते हैं हम लोग 2000 साल पहले कपड़े के व्यापारी हैं। मैं कपड़ा बेचता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मैं पंजाब का व्यापारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने बिज़नेस को दिल्ली तक एक्सपेंड करूँ। तो मैं अपने कपड़े का गट्ठर लेकर के दिल्ली पहुँचा। अब मुझे ये पता लगा कि दिल्ली के जो सरकार है, मतलब दिल्ली में जो राजा है, वो एक हाथ कपड़े पे, क्योंकि उस टाइम पे कपड़े को नापने की जो इकाई थी वो था हाथ, मतलब वो अपने हाथों से ऐसे नापते थे कि एक हाथ, दो हाथ। तो इस तरीके से हाथों से नापते थे और कहते थे कि एक हाथ कपड़े का जो टैक्स होगा, मान लेते हैं कि 1 रुपये है, एक हाथ कपड़े का टैक्स 1 रुपये है। तो मैं मानता हूँ मेरे पास जो कपड़ा है वो 100 हाथ है, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा? 100 हाथ के हिसाब से 100 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। अब देखना, यहाँ पर एक कैच है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरे पास 100 हाथ कपड़ा है तो मुझे 100 रुपये का टैक्स उनको पे करना है। 100 रुपीज़ मुझे उसको देने हैं, उस राजा को देने हैं। दिक्कत यहाँ क्या आती है, ये 100 हाथ मैंने जो मेज़र किया, ये मेरे हाथों से 100 हाथ था। जब मैं दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं वहां तो छोटे छोटे जो हैं बौने ड्वार्फ लोगों को ये काम दिया गया है कि भाई तुम मेज़र करो कितने हाथ कपड़ा है। तो पता लगा ये भाई 100 हाथ तो निकला ही नहीं, ये निकल के आ गया 200 हाथ। जो मेरे हाथ से 100 हाथ का मेज़रमेंट था वो उन छोटे लोगों के हाथ से 200 हाथ का मेज़रमेंट पहुंच गया। बट राजा तो भाई हाथ को मेज़र करता है, तो वो 200 हाथ का 200 रुपये चार्ज करेगा। प्रॉब्लम देखो कहाँ पर आया, ये हाथ कांस्टेंट नहीं है। तो हमें बच्चों यूनिट हम ऐसी चीज़ को लेते हैं या मेजरमेंट हम ऐसी चीज़ लेते हैं जो हर जगह सेम हो। जो दिल्ली में है वही पंजाब में है, वही हरियाणा में है और वही आंध्र प्रदेश में है। माने हर जगह सेम यूनिट होनी चाहिए, जिससे दिक्कत क्या नहीं आएगा, ये जो टैक्स का प्रॉब्लम है ये इशू नहीं रहेगा। अब आप देखो ना, टैक्स का कांस्टेंट रखना कितना इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, टैक्स अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से लेता था। अब आज के डेट में टैक्स क्या है, जीएसटी जब से आया तब से हर जगह कांस्टेंट हो गया। जीएसटी ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये इस चीज़ के लिए इतना टैक्स लगेगा, इस चीज़ के लिए 18%, इसके लिए 12%। तो पूरे इंडिया में वो चीज़ फॉलो होता है। तो सिमिलर इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि सबका हाथ बराबर नहीं होता, तो एक ऐसी यूनिट बनाई जानी जरूरी थी जो हर जगह सेम होता हो, और इसी के लिए बनाया गया मीटर। तो मीटर को एक ऐसी यूनिट बताया जाता है जो हर जगह सेम है, वही दिल्ली में, वही अमेरिका में, हर जगह वही सेम है। तो यूनिट का ये था बेसिक कि हमें यूनिट की ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट। तो बात जब आती है इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट की, यूनिट का इम्पॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिट। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, तो यूनिट्स are the fundamental units are the fundamental system which is same everywhere। हर जगह सेम होता है, everywhere, it is same everywhere, irrespective of the any factor, किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। अब ध्यान यहाँ ये हम देंगे कि जब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, आप लोग एक बार ये डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इससे आगे बताता हूँ। एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए,
यूनिट्स को क्या किया गया, यूनिट्स हमारे यहाँ पे दो टाइप का बनाया गया। कहा गया कि भाई यूनिट दो तरीके का होता है। जो पहला यूनिट हुआ उसे हम लोगों ने बोला फंडामेंटल यूनिट्स। तो पहली यूनिट जो आई, माने यूनिट के हमने दो टाइप्स बनाए। वन इज कॉल्ड फंडामेंटल और दूसरे को कहा गया डिराइव्ड। नाम से ही क्लियर है, डिराइव है, किसी से लिया गया है। तो लिया गया किससे है, तो ये फंडामेंटल से लिया गया है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, कुल मिलाकर फंडामेंटल यूनिट्स 7 तरीके के होते हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो सवाल यह भी है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है भाई, है ना। तो पहले देखो इस चीज़ को समझते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में मास है। आप लोग जानते हो मास को आप किस चीज़ में मेज़र करते हो, मास को हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी देश हैं जो किलोग्राम में मेजर नहीं करते, जैसे कि आप अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ एक पाउंड चलता है वजन के लिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आता है कि जब मैं चौथी पाँचवीं में था ना, तो हमारे टाइम पे हम लोग एक गेम खेला करते थे। मतलब एक WWF होता था, आजकल तो WWE हो गया है। तो जिस वक्त WWF होता था तो कार्ड्स आते थे, उस कार्ड्स पे ना सबके वज़न लिखे होते थे और मैं अक्सर वज़न से जीतता था, क्योंकि मेरे पास एक कार्ड रहता था बिग शो का। उस टाइम का एक प्लेयर था, फाइटर था। तो बिग शो का जो वज़न था उसमें लगभग 550 के लिखता था मुझे। अब मैं तो ये समझता था कि भाई ये तो किलोग्राम में है, 500 किलोग्राम, सोचो कैसा आदमी होगा, हाथी ही होगा। तो ये बहुत दिन तक मेरे जहन में रही ये बात कि भैया इस किलोग्राम में कैसे इतना हो सकता है। हमेशा भले मैं जीतता था, बट बाद में पता चला यार ये तो पाउंड है, दिस इज़ 500 पाउंड्स। तो पाउंड जो है लगभग किलोग्राम का आधा होता है। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बाद में कि 1 किलो में कितना पाउंड्स होता है। तो पाउंड लगभग आधा आप मान के चलिए। तो 500 है तो नहीं तो 250, 240, 235 के आसपास केजी में वो होगा। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि 6-6.5 फुट का आदमी है तो भाई ठीक है, 250 किलो 200 किलो तो हो सकता है, लेकिन 500 किलो कैसे। तो दैट इज़ व्हाट 500 पाउंड्स। तो हर देश अपना अलग अलग सिस्टम को फॉलो करता है। तो वो हम बाद में देखेंगे कि कौन सा देश क्या सिस्टम फॉलो करता है। फिलहाल हम ये मान के चलें कि मास एक फंडामेंटल यूनिट है, जो कि जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम में, और इसको हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं। सेकेंड जो यूनिट है बच्चों, वो लेंथ की आती है, और लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं। लेंथ को मीटर में नापते हैं, L लिख देते हैं सिंबल के तौर पे। तीसरा हम लोग टेम्परेचर को लेते हैं, और टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट जो है वो केल्विन होता है, ना कि सेल्सियस। भाई नापते बहुत कुछ में हैं। आप देखो बुखार नापने जाते हो डॉक्टर के पास तो आप फ़ारेनहाइट में नापते हो, कैपिटल F है ना, 102 डिग्री बोलते हैं, 103 डिग्री बोल देते हैं बुखार। तो डिग्री क्या, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग केल्विन को ऐसा यूनिट लेते हैं। सिमिलर मास मैंने किलोग्राम में लिया है, बट ग्राम में भी नापते हो आप लोग, टन में भी नापते हो, 1 टन 1 क्विंटल, तो ये सब भी यूनिट है। लेकिन फंडामेंटल हमने जो बनाया बच्चों वो किलोग्राम को बनाया, ठीक है। इसके अलावा चौथा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपने पहले भी पढ़ा है। कब पढ़ा है, तो क्लास 9th में पढ़ा है आपने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में नापते हैं, मोल। हम लोग केमिस्ट्री की क्लास जब लेंगे तो मैं वहाँ पर भी डिस्कस करूँगा कि मोल क्या होता है। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना सब्सटेंस है, इस चीज़ को नापते हैं मोल्स में। तो मोल इज़ व्हाट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिमिलर करंट की यूनिट, करंट भी एक फंडामेंटल यूनिट है, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर। सिक्स्थ अपने पास मास, लेंथ, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट हो गया। एक होता है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं पहले यूनिट लिख दूं फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। कैंडल नहीं, कैंडेला। अब इसको समझना आप लोगों, आज से एक चीज़ ध्यान रखना। जब आप मार्केट में बल्ब खरीदने जाते हैं, मान लीजिए मेरे को फादर ने बोला कि भाई जाओ बच्चे 20 वाट का बल्ब ले आओ। अब आप दुकान पे गए, आपने बोला भैया 20 वाट का बल्ब दे दो। अब 20 वाट का बल्ब कौन सी कंपनी का, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज। मतलब हैवेल्स है, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। एक हैवेल्स होती है कंपनी, एक सिस्का है, सिस्का के स्पेलिंग सिस्का ये लिख देता हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ सिस्का। एक दूसरी कंपनी ले लेते हैं, एक है सूर्या, है ना, ऑप्यूलस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती है। तो 3 कंपनी के मान लीजिए दुकानदार ने मुझे बल्ब रख के दे दिया, और तीनों बल्ब की खासियत है कि तीनों बल्ब 20-20 वाट के हैं। तो आप बल्ब कैसे सेलेक्ट करते हो मुझे बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना।
मैं क्या करता बचपन में कि हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि जब भी सेम वॉट है यार, तो प्राइस के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि हेवेल्स का प्राइस है 200 रुपये का, इसका मान लेते हैं 250 रुपये का, और सूर्या सबसे सस्ता है 190 रुपीज़ का, तो मैं कहूँगा भैया सूर्या ही दे दो, सेम ही है। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक प्रॉब्लम है, आपको आज के बाद जब भी आप बल्ब खरीदने जाओगे तो वॉट के साथ साथ एक चीज़ और चेक करोगे, और वो क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हर बल्ब के पीछे ना यूनिट्स में लिखा होता है कि उसके अंदर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस। अभी ब्राइटनेस जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 बल्ब है, 2 डिफरेंट कंपनीज है, दोनों 20-20 वाट का है, लेकिन दोनों रोशनी बराबर नहीं देने वाला आपको, दोनों का इंटेंसिटी बराबर नहीं होने वाला है। तो कैसे ये होता है, तो असल में इंटेंसिटी बच्चों डिपेंड करता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे, जो कि इसकी यूनिट होती है कैंडेला। ये आपके बल्ब के पीछे लिखा होगा कि किसका कितना कैंडेला है। सिमिलर जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, क्विंटल होता है, वैसे ही कैंडेला फंडामेंटल माना गया। लेकिन इसके अलावा नापते इसको लक्स में भी है, नापते इसको लक्स में भी है, ल्यूमन्स में भी है। आपको बल्ब में इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है बैक साइड में, लेकिन आपको कौन लेना है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा। मान लेते हैं हेवल्स वाले ने बोला हमारा भैया 2000 ल्यूमन्स है, सिस्का ने बोला मेरा 1800 ल्यूमन्स है, और ये कहता है मेरा 1700 ल्यूमन्स है। तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे बच्चे, 2000 ल्यूमन्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। सेम वॉट में ज़्यादा ब्राइटनेस, ल्यूमन्स चेक करो। तो ल्यूमन्स हो सकता है, लक्स हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल कैंडेला को लेना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं डिस्कस करता हूँ। आप लोगों ने साबुन यूज़ किया है, एक साबुन आता है लक्स कंपनी का साबुन। तो जो लक्स साबुन है ना, उसने अपना नाम लक्स क्यों रखा, कि वो साबुन की कंपनी ये दावा करती है कि आप उस साबुन से जब नहाते हैं तो आप बिल्कुल इंटेंसिफाई हो जाते हैं, आप ब्राइट हो जाते हैं ना, तो इंटेंसिटी आपकी बढ़ जाती है, बॉडी ब्राइट हो जाती है। सो इसीलिए वो लक्स नाम रखा उसने। तो ल्यूमिनस माने ल्यूमिनस इंटेंसिटी में लाइट की इंटेंसिटी का बढ़ जाना, लाइट ब्राइट हो जाना, ब्राइटर हो जाना, ठीक है। तो आगे लक्स से नहाओ तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि कंपनी ने इसका नाम लक्स क्यों रखा, नहाने के बाद तो ब्राइट हो जाओगे, ऐसा कंपनी का कहना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैंने ये 6 बातें डिस्कस की। 7वीं फंडामेंटल यूनिट हमारे पास होती है बच्चों टाइम, और टाइम को हम लोग नापते हैं सेकेंड्स में, टाइम को हम लोग नापते हैं सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये आपको दिख नहीं रहा होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी तक तो आपको नज़र आ रहा है, 7वां मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 7वीं फंडामेंटल यूनिट होती है टाइम, जिसकी यूनिट है सेकेंड। टाइम को हम लोग सेकेंड में नापते हैं। तो एक बार फटाफट आप इसको नोट कर लो ताकि मैं फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन लिखवा सकूँ। इसको उतारिए। तो ये डेफिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, खाली हम समझ जाएं और ये चीज़ें लिख ना पाएँ तो भी गड़बड़ है ना। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, बहुत बेसिक सा डिफरेंस छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे कि इट इज़ द बेस यूनिट। कौन सी यूनिट, बेस यूनिट। इट इज़ द बेस यूनिट ऑन विच अदर यूनिट्स आर डिराइव्ड, ऑन विच अदर यूनिट्स आर डिपेंड्स। बाकी यूनिट इस पे डिपेंड करती है, तो ये बेस यूनिट होती है। एंड हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बच्चों कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो फटाफट इस डेफिनेशन को लिखिए। इसमें हमने जो 7 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, आपको वो 7 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि भाई देखो दुनिया में बहुत सारी यूनिट हैं, लेकिन फंडामेंटल सिर्फ 7 को बनाया गया है, जैसे जिससे बाकी यूनिट्स डिराइव होती है। तो बात आती है भाई डिराइव होती है, डिपेंड होती है, तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। तो देखो अब अगला टॉपिक हमारा यही है बच्चों, डिराइव्ड यूनिट्स। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट्स। सो डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, सो दीज आर द यूनिट्स, देखो बच्चा भी लिख लेगा इस डेफिनेशन को, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। दीज आर द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव्ड होती है, तो फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो मैं इसके एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा अभी, इससे पहले आप लोग फटाफट इस डेफिनेशन को लिख लो ताकि हम आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब बात हम करेंगे कि व्हाट इज़ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट होती क्या है। अगर डेफिनेशन थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ और मिटा दे रहा हूँ तो आप उसको थोड़ा सा रोक लो वीडियो को और वीडियो को पॉज करके लिख लो। यही तो फ़ायदा है यार ऑनलाइन क्लास का, नहीं फ़ायदा निभाओ यार, फ़ायदा निकालो इस चीज़ का। ऑनलाइन आने का पर्पस क्या है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन रहना बेनिफिट है, लेकिन हाँ खाली ऑनलाइन के भरोसे रहना गड़बड़ है। तो ऑनलाइन में नींद भी ज़्यादा आती है, नहीं हाँ, तो कोशिश करेंगे नींद ना आए, वीडियो को रोक देना, रोक रोक के देखो, कोई इशू नहीं है। वीडियो आप ही के पास है यार, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जब मर्जी तब देख लो। तो क्या होता है जैसे ना ऑनलाइन में तो ऑफलाइन में तो हमें पता होता है कि हाँ बच्चे ने डेफिनेशन नहीं लिखा तो मैं थोड़ी देर रुकूँ और थोड़ा फिर से बोलूँ तो वो लिखे। ऑनलाइन में क्या इशू भाई, अच्छा है कि आप उसको पॉज कर लो, है ना। मैंने तो बोला वो रिकॉर्डेड है, आप लोग उसको पॉज करो और आगे उसको देख करके लिख लो, फिर आगे बढ़ो। वीडियो छोटी भी रहेगी, कंसाइज रहेगी। मुझे बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, मुझे कोई रेवेन्यू नहीं चाहिए यूट्यूब से इतना बड़ा, तो छोटी छोटी वीडियोज़ रहेंगी। ज़्यादातर आप गौर करते होंगे यूट्यूब पे जो वीडियोज़ होती हैं किसी लेक्चर की, वो बहुत लंबी होती है और पढ़ाते थोड़ा कम है और बकैती थोड़ी ज़्यादा होती है ना। तो हम लोग टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, छोटी वीडियोज़ बनाएंगे और टॉपिक ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यही मेरे वीडियो का खासियत है कि मैं ज़्यादा टॉपिक पढ़ाऊँगा टाइम कम में। चलिए जी, तो अगली बात होती है डिराइव्ड यूनिट्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। देखिए, मैं पहली बात डिस्कस करूँगा बच्चों स्पीड की। स्पीड आप लोग जानते हैं, सभी क्लास 9th में आपने पढ़ा है। स्पीड देखो, क्लास 11th ना 9th से रिलेटेड है, सिमिलर क्लास 12th 10th से रिलेटेड है। जैसे 10th में आपने पढ़ा है, अभी 10th में आप 11th में आए हो, तो 10th में आपने लाइट चैप्टर पढ़ा था, मैग्नेट चैप्टर पढ़ा था, है ना। वही सब चीज़ें 12th में दोबारा आने वाली है। 9th में आपने मोशन पढ़ा था, फोर्स पढ़ा था, है ना। ये सब चीज़ें वापस से 11th में आने वाली, तो देखो आई हुई है। मोशन के चैप्टर में स्पीड था, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो देखिए डिस्टेंस की यूनिट क्या, अब डिस्टेंस मैं किस में लूँ, आप जरा गौर करो, वापस से फंडामेंटल पे जाओ। फंडामेंटल में आपको याद होगा मैंने क्या क्या लिखवाया था, मास था, लेंथ था, टाइम था, है ना। तो उसमें लेंथ जो होता था मीटर में, वही तो डिस्टेंस है बच्चों। डिस्टेंस भी तो मीटर में नापोगे, यानी डिस्टेंस क्या है, वो एक फंडामेंटल यूनिट से लिया गया है। किस यूनिट से लिया गया है, लेंथ से लिया गया है। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो डिस्टेंस की यूनिट मैंने मीटर लिख दी। कहाँ से आया, फंडामेंटल यूनिट से आया। टाइम कहाँ से आया, गौर करो, टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है बच्चों। तो टाइम की यूनिट सेकेंड होती है, यानी ये मेरे को मिल गया बच्चे मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिख दूँ चाहे ऐसे लिख दूँ, बात एक ही है। तो मीटर पर सेकेंड यूनिट आया स्पीड का। ये स्पीड की यूनिट है, लेकिन ये खुद जो है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, मीटर से और सेकेंड से, जो कि दोनों की दोनों फंडामेंटल है। आपने देखा कि फंडामेंटल यूनिट से जो डिराइव हुई, जो लिया गया, उसे बोला गया डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल स्पीड डिराइव्ड यूनिट्स का। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा। उन सातों के अलावा जितनी यूनिट्स हैं वो सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। एक और एग्जाम्पल देखो आप, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में हालांकि कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। क्या होता है, भविष्य की बात है। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इसको हटाओ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट फिर से मीटर में नापा जाएगा, यानी मीटर, और टाइम को सेकेंड, यानी इसकी यूनिट भी निकल के आ गई मीटर पर सेकेंड, जो कि अगेन फंडामेंटल यूनिट से लिया गया। अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों यूनिट्स के बारे में। दो टाइप की यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट वो बेसिक यूनिट होती है, वो बेस यूनिट होती है जिससे बाकी की यूनिट्स निकाली जाती है, डिराइव की जाती हैं। कुल मिला के 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। फिर आता है डिराइव्ड यूनिट, जो कि फंडामेंटल से निकाली जाती है। कुल मिला के अनगिनत डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जितना मन हो निकालते चलो, है ना। जितने सारे हो निकाल सकते निकाल लो, बाकी सारे उन 7 के अलावा डिराइव्ड ही है। उन सब में फंडामेंटल यूनिट्स ही यूज़ किया गया है। अब देखिए, बात यूनिट्स की तो हो गई। अब इसके बाद एक आता है, देखो रूल बना देना और रूल को फॉलो करना दो अलग अलग बातें हैं। आप देखो, मैं आपके सामने ना एक एग्जांपल लेता हूँ, ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रैफिक का ना नियम है, पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं। बाइक चलाते वक्त आपको जूता पहनना है, जानते थे कि नहीं। चप्पल पहन के बाइक नहीं चलाना है, चालान है बच्चों। तो चप्पल पहन के जो बाइक चलाएगा उसका चालान है, जूता पहन के बाइक चलाना है, ऐसा एक रूल है।
ऐसे ही एक और रूल है कि आपको बाइक पर ना बैट लेके नहीं बैठना है, बैट बॉल का बैट लेके नहीं बैठना है, मतलब क्रिकेट का कोई सामान लेके नहीं बैठना है। क्यों ऐसा? क्योंकि बैट एक ऐसा चीज़ है जो कि मारने के लिए इस्तेमाल हो सकता है आप कहीं लड़ने जा रहे हो भाई, किसी को पीटने जा रहे हो, किसी से कहा सुनी हो गई है उसके जाके झगड़ रहे हैं, तो इन कारणों से बैट वगैरह अलाउड नहीं है। जूता अलाउड है, कभी आपका भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाए, बाइक फिसल जाए तो चोट ज़्यादा ना आए, जूता पहनना ज़रूरी है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी रूल्स तो है ना। तो बच्चों, रूल बना देना और रूल को फॉलो करना ये दो अलग बातें हैं। तो मैंने या गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि बाइक पे आप ऐसा ऐसा करेंगे। अब कौन ये सुनिश्चित करेगा, कौन ये चेक करेगा कि ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देयर इज़ अ ट्रैफिक पुलिस जो ये चीज़ गौर करेगी कि आपने ये फॉलो किया कि नहीं किया। ट्रैफिक पुलिस का ये काम है, तो वो चालान कर देगी। यानी आप देखो, ये हो गया बच्चों यूनिट, ठीक है, कि हमने रूल बना दिया कि हाँ भैया 7 फंडामेंटल है और ये होता है, और उसको चेक करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमारा सिस्टम ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम है जो पकड़ेगी लोगों को जो फॉलो नहीं करते, तो एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है जो उन लोगों को पकड़ेगी जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप गौर करो, आप लोग कभी गांव जाते हो, बिहार यूपी में आज भी ऐसा होता है, मेरे गांव में तो खास करके ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट गए और हमने बोला भैया भिंडी दे दो 1 पाव 250 ग्राम्स। अब वो क्या करता है, उसके पास ना एक पत्थर होता है, वो पता नहीं कौन सा पत्थर कहाँ से उठा लाता है, कौन भगवान जाने या वही जाने, वो पत्थर का वजन वो बोलता है 250 ग्राम है और उस पत्थर से तौल देता है भिंडी को। भाई मैं तो जानता हूँ 250 ग्राम के बाट को, जो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि ये बाट 250 ग्राम का है, तो वो मेरे को भरोसा है कि हाँ दैट इज़ ऑफ 250 ग्राम्स, बट वो पत्थर से तौल रहा है। कौन जानता है कि पत्थर का वजन सच में 250 ग्राम है कि नहीं है? ऐसा करने पे बच्चे चालान है, और ये चालान कौन करेगा? ये वो सिस्टम करेगा। जिस सिस्टम ने ये डिसाइड किया था कि आज के बाद सभी लोग मास को नापने के लिए किलोग्राम का यूज़ करेंगे, वो सिस्टम इसका चालान करेगा। आप लोग देखना, कभी अगर बाज़ार में मार्केट में जाते हो तो आपके ना बाट होते हैं सब्जी वालों पे, उन बाट को ना एक बार पलट के देखना, उस पर आप देखोगे ना कि एक स्टैंप लगा हुआ है। अब उस स्टैंप पे ना डेट होता है कि कब ये सुनिश्चित किया गया, कब ये वेरीफाई किया गया कि वो 1 किलोग्राम का बाट सच में 1 किलोग्राम है। नहीं तो सोचो ना, इतने लोग उसको उठाते हैं, पटकते हैं, पटकने से भी वजन कम हो जाता है। इवन अगर 1 किलो था, मतलब 1000 ग्राम था, अगर वो 999 ग्राम भी रह गया ना, 999 ग्राम भी रह गया, तो वो बाट बेकार हो गया, उसको स्टैंप नहीं लगाया जाएगा, उसको फेंका जाएगा, फिर से 1 किलो का दूसरा बाट आएगा। तो 1 ग्राम भी कम होना नहीं चाहिए। ये है सिस्टम की ताकत और ये है मेजरमेंट की ज़रूरत कि यूनिट बना देना ही सॉल्यूशन नहीं है, उस यूनिट को फॉलो करवाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के फॉलो करवाने वाले जो सिस्टम थे वो 3 तरीके के होते हैं। पहला सिस्टम है MKS सिस्टम, दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम और तीसरा सिस्टम है FPS सिस्टम। अब ये क्या है भैया, कौन सी अंग्रेजी लिख दी हमने? तो असल में इन सब का फुल फॉर्म है M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। भाई मतलब पहली वाली जो यूनिट है बच्चों वो मैंने लेंथ के लिए लिखी है, दूसरी वाली मैंने मास के लिए लिखी है और तीसरी वाली मैंने टाइम के लिए लिखी है। अब देखिए, C फॉर लेंथ में C क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और G हो गया बच्चों ग्राम, और S फिर से हो गया सेकेंड, F फॉर हो गया फुट, P से हो गया पाउंड और S से हो गया सेकेंड। अब जरा गौर करना, मैंने कुछ ही टाइम पहले एक ना एग्जांपल लिया था कि मेरे पास एक कार्ड होता था, बिग शो का कार्ड, उस पर वजन लिखा होता था 500 साढ़े 500 के आसपास। तो ये जो 500 साढ़े 500 था ना, ये किलोग्राम नहीं था, ये क्या था? पाउंड था। तो असल में अमेरिका क्या सिस्टम फॉलो करता है? अमेरिका ने बोला कि मैं FPS सिस्टम चुनूंगा, तो अमेरिका अपने सारे मेजरमेंट FPS सिस्टम में लेता है। वो अपने लोगों की लंबाई अगर आप वहाँ पूछोगे ना तो वो फुट में बताएंगे, उनसे वजन पूछोगे तो वो पाउंड में बताएंगे, टाइम को सेकंड में फंडामेंटल माना जाए उसमें। तो वो लोग ये फॉलो करते हैं। सवाल है भाई इंडिया क्या करता है, हम इंडियंस क्या करते हैं? हम लोग बच्चों ये फॉलो करते हैं, MKS को फॉलो करते हैं। अब ज़रा गौर करना यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पर वजन के लिए तो चलो किलोग्राम है, मतलब मुझसे कोई बड़ा वजन पूछता है तो मैं केजी में जवाब देता हूँ कि भाई मेरा वजन तो 75 केजी है। बट आपसे जब कोई हाइट पूछता है, आप बच्चे मीटर में जवाब देते हैं क्या? नहीं देते, आप जवाब देते हैं फुट में। क्यों? आपका सिस्टम तो मीटर है,
तो सिस्टम आपका गला क्यों नहीं पकड़ता कि जैसे ट्रैफिक पुलिस चालान करता है, सिस्टम आपका चालान क्यों नहीं करता कि आप मीटर में जवाब नहीं दे रहे हैं, आप फुट में जवाब दे रहे हैं, किसी और का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इशू है कि आम बोलचाल में कोई इशू नहीं, आप फुट इस्तेमाल कर लो। हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम रह चुके हैं भाई, हमारे ऊपर ब्रिटेन ने, हमारे ऊपर जो है अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया हम लोगों को 200 साल से ज़्यादा। तो उन लोगों की कुछ तो छवि रहेगी ना हमारे ऊपर, वो रिफ्लेक्शन फुट रह गया। हम लोग फुट में अभी भी जवाब देते हैं, लेकिन असल में हमारे जो गवर्नमेंट है उसने क्या चुना था, मीटर। अब आज के बाद आप गौर करना, अगर आप आगे चल के कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो, कोई पुलिस का फॉर्म आता है या आर्मी का फॉर्म आता है, उसमें कभी हाइट चेक करना, वो कभी भी फुट में नहीं लिखते, वो लोग मीटर या सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं। मीटर ज़रूर लिखेंगे कि हाँ हमें 1.5 मीटर चाहिए या हमें 175 सेंटीमीटर चाहिए, 165 सेंटीमीटर चाहिए। तो इस तरीके का डायमेंशन गवर्नमेंट लिखती है, क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट ने लिख दिया मेरे को फुट में चाहिए कि मेरे को 5 फुट 7 इंच का, 5 फुट 10 इंच का आदमी चाहिए, वहीं पे गर्दन पकड़ लेगा कौन, सिस्टम चालान कर देगा गवर्नमेंट का तुम्हारे। तो ये है हमारे पास सिस्टम 3 तरीके के। हम लोग ज़्यादातर फिजिक्स में जो बात करेंगे ना MKS में, जब भी हमसे यूनिट कोई पूछेगा हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में नापेंगे। लेकिन कभी कभी हमारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में। मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तुम लोग बोलते हो है ना। असल में ये न्यूटन क्या है, ये MKS सिस्टम के अंदर बोलते हैं न्यूटन। लेकिन अगर मैं इसको CGS में कन्वर्ट करूं तो इसको बच्चे न्यूटन नहीं बोलते, इसको डायन बोलते हैं। डायन नहीं, डाइन, डाइन बोलते हैं CGS के अंदर। तो इस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। ये आगे बात करेंगे हम लोग कैसे न्यूटन डाइन बनता है, कितना न्यूटन कितना डाइन होता है, कितना डाइन कितना न्यूटन होता है, ये सब डिस्कशन होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग इसको उतारिए। तो सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं, वो तीनों प्रकार आप जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग बात करेंगे सबसे ज़रूरी टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के, और वो क्या है, वो है डायमेंशन एनालिसिस। बहुत ज़रूरी, बहुत से भी बहुत ज़रूरी है ना, इन्फिनिटी से भी आगे बहुत ज़रूरी है भाई। क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है ये, क्यों ज़रूरत पड़ी, हम साइंस वालों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसा कीड़ा काट लिया कि एक नया ही टॉपिक डिस्कवर कर लिए, डायमेंशन एनालिसिस, व्हाई। तो ज़रा समझना बच्चे इस बात को। देखो, मैं कुछ बातें लेता हूँ पुरानी, 9वीं की, ज़्यादा पुरानी नहीं, 2 साल पुरानी। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, 11th में पढ़ लो, कोई इशू नहीं बच्चे। चलता रहता है, भूलना और याद करना हमारे जीवन का एक एग्जाम्पल है, होता रहता है, लाइफ में चलता रहता है। मुझे भी काफ़ी चीज़ें याद नहीं रहती, मैं तो बहुत सारा भूलता हूँ भाई। एक बार अपनी गया मैं एक बार शोरूम गए थे हम लोग कपड़े खरीदने, मैं अपनी वाइफ को वहाँ भूल आया। अब याद कब आया, मेरे को एक फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन को उठाते उठाते बाहर निकल गया, रेड लाइट पे पहुँचता हूँ, बाइक पे बैठ गया, बाइक पे बैठ के रेड लाइट भी पहुँच गया। अब रेड लाइट पे याद क्या आता है कि भाई कुछ तो छूट रहा है। याद आया वाइफ छूट गई है, फटाफट वापस गया हूँ, वाइफ को लेके आया, तक ये वाइफ को नहीं मालूम है, अगर वो वीडियो देखेगी तो ये समझ पाएगी। तो ऐसा भी होता है। तो भूलना भाई साहब बहुत ज़्यादा मैं भूलता हूँ। एक बार मूवी देखने गया था बाइक से और आया था ई-रिक्शा से, तो ऐसा मेरे साथ होता रहता है अक्सर। तो भूलना तो कोई बात नहीं, भूलना ज़रूरी है, कितनी चीज़ें स्टोर करोगे दिमाग में। तो फॉर्मूला देखो बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है वर्क का। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ कि आप इसकी यूनिट क्या लेते हो, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, है कि नहीं, वर्क को जूल में नापते हो। अब यहाँ एक चीज़ और गौर करो, मैं बात करता हूँ एनर्जी की। कौन सी एनर्जी की भाई, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है। इसकी यूनिट भी होती है जूल। एक और बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज व्हाट, mgh फॉर्मूला है। m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h फॉर हाइट की साइड पे बात करते हैं। इसकी यूनिट होती है जूल। अब आप जरा गौर कीजिए बच्चों, इन सभी में 3 मैंने बात करी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के फॉर्मूले देखो अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी का यूनिट सेम है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि भाई चलो इनमें से कोई चीज़ें याद करो, तुम क्या चीज़ याद करना जरूर चुनोगे? याद क्या आप फॉर्मूला करोगे कि यूनिट करोगे? ऑफ कोर्स हम लोग आसान चीज़ें चुनते हैं, हम लोग बच्चे यूनिट याद कर लेंगे, जूल जूल जूल, तीनों का यूनिट जूल।
तो यही चीज़ हमें डायमेंशन एनालिसिस की डिस्कवरी इसी कारण से हुई कि हम लोगों को बार बार फॉर्मूले ना याद करने पड़े। फॉर्मूले तो हम खुद बना लेंगे भैया, फॉर्मूले हम खुद डिराइव कर लेंगे। हमें ऐसी चीज़ बनानी है, ऐसी चीज़ याद करनी है जो सब के लिए सेम है, और इन सब के लिए जैसे यूनिट इसका सेम है वैसे ही डायमेंशन भी सेम है। एक चीज़ निकल के आई इससे डायमेंशन, ये भी सेम होता है, जिसका यूनिट सेम उसका डायमेंशन सेम। तो डायमेंशन की डिस्कवरी इसीलिए हुई कि इतने सारे फॉर्मूले ना याद करने पड़ जाएं, हम लोग सीधा सीधा उसका डायमेंशन याद कर ले, सबका सेम होगा, तीनों का डायमेंशन सेम होगा। मैं आगे समझाऊंगा क्या है डायमेंशन, बट फिलहाल ये समझो सबका डायमेंशन सेम है, और डायमेंशन जैसे कि यूनिट सेम है, सिमिलर डायमेंशन सेम है, तो एक ही डायमेंशन याद रहेगा और मैं तीनों को बता दूंगा भाई तीनों का डायमेंशन यही है। और अच्छी बात यह है कि आप डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला खुद ब खुद बना सकते हो, और अच्छी बात है, फॉर्मूला खुद ही बना सकता हूँ तो याद करने की क्या ज़रूरत है। इसी कारण से डायमेंशन एनालिसिस की डिस्कवरी हुई। बट आपको याद करना है फॉर्मूला, ये मैं कह रहा हूँ कि याद नहीं करना है, याद करने के बाद बोलना है याद नहीं करना है। हाँ, पहले खुद याद कर लो। फिलहाल समझते हैं भैया डायमेंशन एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने ये बताया कि डायमेंशन इसीलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि तीन अलग अलग यूनिट्स, तीन अलग अलग सिस्टम हैं ये, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, तीन अलग अलग चीज़ें हैं, पैरामीटर्स ही अलग है, इन तीनों का फॉर्मूला भी अलग है, लेकिन इन तीनों का यूनिट और डायमेंशन सेम है। देयरफॉर इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड द डायमेंशन एंड वी कैन डिराइव फॉर्मूला फ्रॉम द डायमेंशन, तो इट बिकम मोर इजियर, बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं इसको मिटाता हूँ और हम लोग बात करते हैं डायमेंशन पे। अगर आपने नोट नहीं किया तो उसको वीडियो को पीछे करो, रोको और नोट करो, है ना। सुनो क्या है डायमेंशन, समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे। एग्जाम में तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। 11th क्लास वाले बच्चों सुन लो गौर से, 3 नंबर चाहिए तो टॉपिक अच्छे से रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रटना क्या है समझना है ना, रटने के नाम नहीं। देखो कैसे, हमें डायमेंशन निकालते वक्त 3 चीज़ें याद रखनी है, M, L, T। कुछ बच्चे तो जानते होंगे, कुछ जो नहीं जानते ध्यान देना। 3 चीज़ों में डायमेंशन को नापा जाता है। M क्या है बच्चे, तो M होता है मास, L होता है लेंथ और T होता है टाइम, है ना। 3 चीज़ों में नापा जाता है डायमेंशन को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन तीनों को आपको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है। नहीं करोगे ब्रैकेट में बंद तो नंबर गया, नंबर भी बंद, 0 नंबर मिलेगा। तो ये ब्रैकेट क्या है, फिजिक्स में इस ब्रैकेट का मतलब डायमेंशन होता है। मतलब आप डायमेंशन बता रहे हो, ये ब्रैकेट खुद ब खुद अपने आप से चीख के बोल रहा है कि मैं डायमेंशन हूँ, ठीक है। तो डायमेंशन के लिए इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस टाइम ब्रैकेट के बहुत सारे यूज़ हैं भाई। तुम लोग मैथ्स में पढ़ते हो कि ये ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, मतलब ये एक लिमिट सेट करता है कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है कोई वैल्यू। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन भी बोल देते हैं। कंसंट्रेशन के लिए इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग इंपॉर्टेंस, अलग अलग मीनिंग्स, बट हमारे फिजिक्स में इसका मीनिंग है डायमेंशन। आगे से ध्यान रखना। तो देखते हैं, एक डायमेंशन निकाल करके समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। MLT याद रखना, मास, लेंथ, टाइम, इन्हीं तीनों का यूज़ होता है। M यहाँ लिख देता हूँ, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, ठीक है। MLT, और वो ब्रैकेट ध्यान रखना है। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों। एक फॉर्मूला है, उसी सिंपल फॉर्मूले से उठाते हैं, वेलोसिटी के फॉर्मूले से चलते हैं। चलो, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इन तीनों में से क्या है, ऐसा आपको सोचना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दूरी। डिस्प्लेसमेंट दूरी है, विस्थापन है, हिंदी में कहते हैं, दूरी है, नापना है। मतलब मैं यहाँ से आके यहाँ तक गया, मैंने डिस्प्लेसमेंट किया सर्टेन अमाउंट, मैं थोड़ा सा चला हूँ ना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को भैया डिस्टेंस में नापेंगे, दूरी में नापेंगे, लेंथ में नापेंगे, यानी लेंथ मेरा डिस्प्लेसमेंट है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट में लेंथ यानी कि आप L यूज करोगे, लिख दो L। डिस्प्लेसमेंट मीटर है, डिस्टेंस है, मीटर को लेंथ में नापते हैं, लेंथ L लिख दिया। अपॉन टाइम, इन तीनों में से क्या है, टाइम भैया T है, तो कैपिटल T लिख दो। अब देखो हो गया सॉल्व। T की पावर यहाँ पे क्या है बच्चे, कुछ भी नहीं है, 1 है। ऊपर लेके जाओ, ऊपर जाएगा तो -1 लिख सकता हो, है ना, बेसिक है। अब M तो आया ही नहीं, मैंने कहा था MLT तीनों आना चाहिए। M नहीं आया तो लिख दो M की पावर 0, नहीं आया तो 0 पावर, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। हो गया डायमेंशन, इसी को कहते हैं डायमेंशन। एक में नहीं समझ में आया होगा
मैं एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, आप इसको नोट कर लो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। एक्सेलरेशन, ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन नहीं जानते हो फॉर्मूला, कोई बात नहीं, अभी सीख लो। जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद कर लेना फॉर्मूले को। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो वेलोसिटी का खुद में एक फॉर्मूला है, अभी अभी जो मैंने लिखा था वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है वेलोसिटी। और ऑलरेडी नीचे एक टाइम पहले से है तो वो टाइम भी लिख दो भाई, 2 टाइम हो गया। अब देखना डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, दूरी यानी मीटर, मीटर यानी लेंथ, है ना। डिस्प्लेसमेंट इस MLT में से लेंथ वाला है भैया, तो लेंथ का लिए L यूज करते हैं। यहां लिखो L, L डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा L। टाइम, इन तीनों में से टाइम के लिए मैं कैपिटल T का यूज करता हूं, तो कैपिटल T इनटू देखो फिर से टाइम तो फिर से T, इस T की पावर 1 इस T की पावर 1। आप मैथ्स में जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो T की पावर 2 हो गया। ऊपर लेके जाओ बच्चों, ऊपर जाएगा तो T की पावर -2। अब अगेन M तो नहीं है, M नहीं है तो M की पावर 0 लिख दो। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। इसको इस ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ऐसे हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करना, और क्या है नहीं होगा तो हम लोग अगले उसमें क्या अभी डिस्कस कर लेंगे, या तो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। कुछ आप लोग निकाल कर देखो, मैं इसको मिटाता हूँ, कुछ आपको मतलब दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए, आप लोग ट्राई करो। मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूला जरूरी नहीं है अभी याद हो आपको तुरंत। तो एक आप फोर्स निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था, पीछे ही लिखा था जस्ट मैंने इससे पहले। इसके बाद आप लोग निकालेंगे वर्क, वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगेन मीटर वाला, तो वही उठाएंगे L, एक आप ये यूज करेंगे बच्चों। एक होता है मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिए आप लोग यूज करेंगे मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 3 आप लोग मुझे फटाफट करके बताएंगे, और आप लोग आज के कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे कि क्या इसका यूनिट आता है ना। और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा कि इसकी डायमेंशन आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है ना। और अदरवाइज नहीं होता है तो हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे इस चीज़ को। अभी आप समझिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ही आता है वो, है ना। नहीं होगा बच्चे रट लेना, देखो समझ लो पहले कि कैसे होता है। एक है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है ये, तो समझो जरा। जैसे आप लोग फ्रिक्शन समझते हो ना, हम लोग रोड पे चलेंगे घसीट के तो फ्रिक्शन होगा यार, फ्रिक्शन मतलब जो हमें रोकता है। वैसे ही फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, फ्लूइड माने लिक्विड या गैस, तो फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। सॉलिड पे जो फ्रिक्शन होता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। जमीन पे चल रहा हूँ, टायर चल रही है, गाड़ी चल रही है, फ्रिक्शन हो रहा है। बट अगर पानी के अंदर आप देख रहे हो तो पानी के पार्टिकल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी अपॉन लेंथ। देखो कितना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी बाय लेंथ, नीचे वेलोसिटी बाय लेंथ होता है, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। हालांकि आप ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी बाय लेंथ, नीचे आएगा वेलोसिटी बाय लेंथ। अब देखो पुट करते हैं, फोर्स क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी मैंने दिया था ये क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान होगा, देखो यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगा इसका कि क्या आंसर है। एरिया इंटू वेलोसिटी बाय लेंथ, वैल्यू डालते हैं सबके ना क्या क्या है। देखो मास को हम लोग m में नापते हैं, यही लिखा है मास m, तो कैपिटल M लिख दिया मैंने। एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बच्चे वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, वेलोसिटी बाय टाइम। एरिया के लिए आप क्या, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, किसी का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी लेंथ है और ब्रेथ भी लेंथ है, तो L इंटू एल कर दूँ एरिया को। बात समझ में आया। देखो किसी का भी आप एरिया देख लो बच्चे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का एरिया है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। स्क्वायर का करूंगा तो साइड इंटू साइड होता है, कुल मिला के 2 ही साइड को मल्टीप्लाई किया था। लेंथ को भी आप मीटर में ही नापते हो, L में नापते हो, ब्रेथ भी L ही है, लेंथ ही है, तो L इंटू एल इज वॉट, L स्क्वायर हो जाता है। मैं इसको लिखूंगा L स्क्वायर, फिलहाल मैं ऐसा लिख रहा हूँ L इंटू एल। वेलोसिटी फिर से आ गया तो मैं फिर से लिख देता हूँ बच्चे वेलोसिटी, और नीचे आपका लेंथ आएगा, है ना। देखो अब पुट करना, एक चीज़ गौर करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर है m,
L इंटू एल हो गया एल स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के नीचे लेंथ लिखा है ना, वो लेंथ ऊपर पहुंच जाएगा, जो नीचे लिखा जाता है वो ऊपर पहुंच जाता है ना, ऐसे रेसिप्रोकल, ऊपर वेलोसिटी है, और ये जो डिवाइड में टाइम है वो यहाँ लिख देता हूँ नीचे। अब एक चीज़ गौर करिए बच्चे, ये कट गया, पूरा ही काट दो, बार बार फिर वही डालोगे, या तो वैल्यू डालो एल टी माइनस वन जो निकलेगा, या डायरेक्टली काट दो, कोई इशू नहीं है। अब देखो इसके बाद यहाँ कर देता हूँ, तो ये हुआ m इंटू, ये लेंथ है, लेंथ के लिए आप l लिखते हैं बच्चे, नीचे एल स्क्वायर है, इंटू में टाइम के लिए t लिखते हैं। अब देखिए m, ये l की पावर 1 है, नीचे l की पावर 2 है। क्लास 9th क्लास या 10th क्लास या 8th क्लास में, आई डोंट नो कौन सी क्लास में, आपने एक चीज़ पढ़ा है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर डिवाइड होता है बच्चे तो पावर माइनस होती है, ये आइडेंटिटी यूज़ होती है, क्लास 8th में मेरे हिसाब से यूज़ होती है। तो मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ कि अगर अपॉन में होती है पावर तो माइनस होता है, तो 1 में से मैं, यहाँ l की पावर है तो l की पावर 1 में से मैं 2 को माइनस करूँगा, l की पावर 1 l की पावर 2, ये आइडेंटिटी मैंने लगा दी। अपॉन में t है, इस t को ऊपर लेके चलो तो l की पावर 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, और t की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो t भी -1, और इसको इस ब्रैकेट में बंद कर दो। तो देखो ये हुआ बच्चे डायमेंशन, किसका डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और कैसे निकला वो मैंने समझा दिया है। कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रही तो क्लियर से थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को साइड कर देता हूँ, अब आप देखिए, होप आपको ये दिख रहा होगा। तो इसको जल्दी से फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा मैंने जल्दी मिटा दिया है तो आप थोड़ा सा बैक जाओ, थोड़ा सा बैक जाओ और वीडियो को पॉज करके लिखो, है ना। चलो अब सुनो, कुछ ऐसे डायमेंशन जो थोड़े बहुत एक्सेप्शन है, डायमेंशन की दिक्कतें हैं, थोड़ा सा हम वो पढ़ते हैं। क्या दिक्कत है डायमेंशन की, तो डायमेंशन जो है कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर होता है बच्चे, किसी फॉर्मूले में 1/2 आ गया, किसी फॉर्मूले में कोई नंबर आ गया 2, 3, 4 इस टाइप से आ गया, या मान लीजिए साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, है ना। तो ऐसी फॉर्मूले जिनके अंदर या तो कोई नंबर आ जाए, या फिर उसके अंदर कोई कांस्टेंट आ जाए, या फिर उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, तो उसका डायमेंशन नहीं होता। जैसे आप एक समझिए, मैं अगर काइनेटिक एनर्जी का निकालने चलता हूँ, है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। अब देखिए इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, जैसे ही आपको कोई नंबर नजर आए डायमेंशन उसका नहीं होता, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। अब आप सीधा आगे जाइए, m पे जाइए, m है मास, तो मास के लिए तो आप m लिखते हैं, लिख दो। वेलोसिटी का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगाइए। मास के लिए m, डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं डिस्टेंस होता है यानी l होता है, और नीचे टाइम के लिए आप t लिखते हैं, और इसका स्क्वायर है, मतलब m l का स्क्वायर हुआ l स्क्वायर, और नीचे हुआ t का स्क्वायर। इस t स्क्वायर को ऊपर ले आओ ना, ऊपर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। देखो ये डायमेंशन निकल के आ गया काइनेटिक एनर्जी का, ml2 t-2। इस तरीके से आपको डायमेंशन निकालना है अगर कोई नंबर या ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग याद रखना, कंसीडर नहीं करते, किसी नंबर को डायमेंशन में कंसीडर नहीं करते। मैं एक एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का भी लेता हूं। देखो मान लो वर्क का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला असल में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसके साथ साथ कॉस थीटा भी होता है। पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला बच्चे ये है, वर्क डन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लिखते हैं, तो कॉस थीटा भी साथ में आ जाता है ना। तो अब देखिए अगर मैं इसका डायमेंशन निकालने पे जाऊं तो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का फॉर्मूला लिख लो पहले, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूले से निकालोगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, और याद है तो डायरेक्ट लिख दो क्योंकि 2-3 बार ऑलरेडी कर चुके हैं ना। डिस्प्लेसमेंट को एल लिखते हैं, डिस्टेंस है, और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री बच्चे कोई नहीं लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं है, मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा इस चीज़ का। तो एल देखिए, मास के लिए m, इस लेंथ के लिए l, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम LT-2 होता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। मास l की पावर 1 l की पावर 1 जोड़ दो, l की पावर 2 हो गया, t की पावर -2, तो ये हमारा वर्क का डायमेंशन आ गया। देख लो वर्क का यूनिट जूल था, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल था, वर्क का डायमेंशन देख लो और काइनेटिक एनर्जी का अभी निकाला था, देख लो दोनों सेम है, यानी डायमेंशन भी सेम होगा, वर्क का भी काइनेटिक एनर्जी का भी। ठीक है, तो अब हम इस बात को लिख लेते हैं कि किस किस का डायमेंशन पॉसिबल नहीं है। इसको बोल देते हैं बच्चे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।
डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन, पहली, you could not derive a formula which depends more than 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर से ज़्यादा पे जो डिपेंड करेगा आप उसका फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। कैसे, अभी फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखो बच्चे, क्यों ऐसा है 3 पैरामीटर्स, तो आप जान रहे हो MLT, 3 ही चीज़ें तो लिखते हो ना, तो 3 के अलावा तो चौथी कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप ऐसा कोई फॉर्मूला कैसे निकाल लोगे इसकी मदद से जो चौथी चीज़ पर डिपेंड करेगा? सिर्फ आप वही निकाल सकते हो जो 3 चीज़ पर डिपेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो MLT पे जो डिपेंड करता है हम सिर्फ वही निकाल सकते हैं, ऐसा ये पॉइंट नंबर 1 बोलता है। सेकेंड लिमिटेशन ये हुआ बच्चे कि कांस्टेंट, यानी कोई नंबर हो गया 1 2 3, कॉमा, कांस्टेंट के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वही जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन पे डिपेंड करता हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉमा, लॉगरिदम। क्लास 11th में आप लोग एक और चीज़ सीखोगे, लॉग निकालना, लॉगरिदम आगे आएगा, बताऊंगा, बहुत आगे आएगा यार। मेरे हिसाब से आप ये लेके चलो। फिजिक्स के अंदर चैप्टर 6 में जा करके हम लॉग सीखेंगे, है ना। और केमिस्ट्री में आप लोग लॉग सीखेंगे कब? जब आप लोग 3rd चैप्टर पे रहेंगे, है ना, 3rd या 2nd पे भी सीख जाओगे। तो लॉगरिदम 2nd तो नहीं, 3rd 4th में हम लोग सीख लेंगे लॉगरिदम, है ना। जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो असल में एप्लीकेशन यूज़ होगा उसका, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कैसे यूज़ होता है, तो लॉग वगैरह सीखेंगे। लॉग बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर देता है। तो लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम, ये उसका उल्टा हो जाता है। अभी तो याद ही रखते हैं कि किस किस पे यूज़ नहीं कर सकते। एक होता है बच्चे एक्सपोनेंशियल, तो कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल, डज नॉट हैव डायमेंशन, इनके पास डायमेंशन नहीं होता। तो एक हमारा लिमिटेशन ये भी हो गया, आप इसको उतार लो, ये हमारी लिमिटेशन हो गई बच्चों डायमेंशन एनालिसिस की। हमारी अगली हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। क्या एप्लीकेशन है? तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो होती है टू डिराइव ए फॉर्मूला। भाई कोई साइंटिस्ट फॉर्मूला कैसे निकालता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, दिमाग में ऐसा अक्सर आता होगा कि भाई कोई साइंटिस्ट फॉर्मूला निकाल कैसे लेता है? क्या होता है ऐसा जो किसी ने बोल दिया 12mv², है ना, किसी ने आके ऐसा बोल दिया, किसी ने आके बोल दिया फोर्स इक्वल टू दिस मच मास इनटू एक्सेलरेशन, कैसे? सपना में आया था कि कहाँ आया था? तो इस चीज़ को निकालने का ये तरीका है बच्चे, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से फॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन हो गया डिराइव ए फॉर्मूला। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। अभी मैंने शुरू में सिस्टम जब बताया था 3 होता है, MKS, FPS और CGS। तो आप MKS से CGS में जा सकते हैं, आप CGS से MKS जा सकते हैं, आप MKS से FPS में आ सकते हैं। तो डिफरेंट है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 है, MKS से CGS, CGS से MKS। FPS में हम लोग जाना नहीं सीखेंगे, है ना। तो सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है, MKS से CGS, CGS से MKS। तो वो भी हम लोग इसी की मदद से करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन हो जाता है कि डायमेंशन। तीसरा क्या एप्लीकेशन है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या कोई फॉर्मूला सही है कि नहीं है। तो चेक और वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, हम लोग ये चेक कर सकते हैं। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी रहेगी अभी डिराइविंग ए फार्मूला। हम लोग फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला को डिराइव करना हम लोग सीखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा पेंडुलम है। पेंडुलम आप लोग देखे होंगे, मैं एक चीज़ आपको पेंडुलम का समझा दूँ। वैसे मान लो इस तरीके का एक रस्सी रहेगा, इसके नीचे एक बॉल लटकी होती है, इस बॉल को बोल देते हैं बॉब। तो एक बॉब है, उसको हम लोग ऐसे ऐसे, घड़ी देखे ना, ऐसे ऐसे घूमता है, तो उसे पेंडुलम कहा जाता है। तो एक वैसा पेंडुलम है हमारे पास, और वो पेंडुलम डिपेंड कर रहा है किस पे? उसका टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस किस चीज़ों पे? तो सबसे पहले डिपेंड कर रहा है उसका टाइम पीरियड मास पे।
बॉब का वजन कितना है, दूसरा उसका लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो इन तीन चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं कैसे कैसे होगा, और जो स्टेप्स मैं बताऊंगा बच्चे वही स्टेप्स फॉलो होंगे। हर स्टेप के क्वेश्चंस में जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप देखो टाइम पीरियड पूछा गया है ना, टाइम पीरियड डिपेंड करता है, तो लिखो टी डिपेंड कर रहा है। भाई ये नहीं दिया कि कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ भी हो सकता है ना, एक के बढ़ने से दूसरा घटता हो या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता हो, तो डायरेक्टली या इन्वर्सली में से होना चाहिए, बट इसने नहीं दिया, इसने बोला खाली डिपेंड्स। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, मास पे डिपेंड कर रहा है, तो लिखो एम मास। क्योंकि मुझे नहीं दिया डायरेक्टली है कि इन्वर्सली है, इसकी पावर में ए ले लेना, अगर ये प्लस का आया तो डायरेक्टली, माइनस का आया तो अपॉन में चला जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा। दूसरी चीज डिपेंड कर रहा है स्ट्रिंग के लेंथ पे, तो लिखो एल इसकी पावर बी। तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे, तो लिखो जी की पावर सी। इतना काम आप कर सकते हैं पहले स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में जो आप करेंगे बच्चे वो इतना काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे। आप देखो क्या करना है, इतना हो गया, क्वेश्चन का काम हो गया, खत्म करो अब उसको। देखो टी प्रोपोर्शनल साइन हटाकर जब इक्वल लगता है तो एक कांस्टेंट आता है के। हमेशा फिजिक्स में याद रखना, आप एक कांस्टेंट के लिखेंगे, के एम की पावर ए एल की पावर बी जी की पावर सी, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, तो डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग यूज करेंगे और तब हम लोग इसको निकालेंगे। अब कैसे डायमेंशन एनालिसिस यूज होगा देखो, मैं यहाँ पे करता हूँ, एक एक चीज का डायमेंशन बात करेंगे। टी से क्या है, व्हाट इज टी, टी देखो क्या था, टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का टी ही होगा, टी ही होगा, मतलब क्या उसमें टी ही होगा, मतलब क्या हो गया, टी होगा तो एम नहीं होगा, एम जीरो होगा, एल नहीं होगा, एल जीरो होगा, तो यानी डायमेंशन खाली ये होगा एम जीरो एल जीरो टी। टाइम का हम लोग ऐसे डायमेंशन निकालेंगे, एम जीरो एल जीरो टी इज इक्वल टू, दूसरे साइड चलो, के क्या है, के इज अ कांस्टेंट। अभी याद होगा आपको, मैंने लिमिटेशन में लिखवाया था कि डायमेंशन कभी भी कांस्टेंट का नहीं होता, लॉग का नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होता, एंटी लॉग का नहीं होता, एक्सपोनेंशियल का नहीं होता। तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, हटा दो इसको। कांस्टेंट इज अ नंबर, 1/2 जैसे काइनेटिक एनर्जी में नहीं था, इसका भी नहीं होगा, हटाओ। एम फॉर मास, मास के लिए हम लोग एम लिखते हैं, पावर ए है, ए लिखो, ओके। एल फॉर लेंथ, लेंथ के लिए हम लोग एल लिखते हैं, पावर बी है, लिखो। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। डायमेंशन आप देख करो, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। डायमेंशन एक्सेलरेशन का होता है LT-2, एम जीरो होता है LT-2, ऐसा आता है। तो इसकी पावर में सी लिखा हुआ है। आप सिंप्लीफाई करते हैं, एम की पावर ए एल की पावर बी, अभी देखो एल की पावर सी है, इसकी पावर 1 है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, LC हो गया। टी की पावर -2 और उसकी पावर सी, माइनस पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो टी की पावर -2C, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखो। अब देखिए m की पावर a, l की पावर यहाँ b है और यहाँ l की पावर c है, तो पावर में पावर जुड़ जाएगा, t की पावर -2c। तो ये यहाँ तक हुआ, इस साइड में लिखा है m0 l0 t। देखिए अब करिए कंपेयर दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जरा आप दोनों तरफ जरा कंपेयर करो, कंपेयर मतलब पावर पे गौर करो, किसकी पावर सेम है। आप गौर करिए m की पावर में दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें हैं, क्या क्या है। एक तरफ m की पावर a लिखा है, एक तरफ m की पावर 0 लिखा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू 0 है ना, m की जगह m, तो पावर की जगह पावर, a की जगह 0 लिखा है। अब यहाँ देखो t को पहले कंपेयर करते हैं, t की पावर क्या लिखी है -2c, और यहाँ t की पावर क्या लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखा है, तो मतलब c का वैल्यू क्या हुआ, -2 को उधर फेंको, -1/2 हो गया, ये मेरा c का वैल्यू आ गया। सिमिलर अब l की पावर देखो, b + c है, इस तरफ l की पावर 0 है, हमने ऑलरेडी c का वैल्यू निकाला हुआ, यहाँ रख दो ना, c का वैल्यू रख दो -1/2, इसको उधर फेंको तो b आ जाएगा, उधर जाएगा ये तो प्लस का 1/2। आपके पास a b c तीनों निकल चुका है। अब आप इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यही स्टेप फॉलो करना मेरे बच्चों, हमेशा यही स्टेप फॉलो करना इस टाइप के क्वेश्चंस डिराइव वाले में, कुछ भी अलग नहीं होगा, सेम एज इट इज जाएगा हर स्टेप। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करूंगा, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, t बराबर k m की पावर a कितना आया है, 0 आया है, रख दो 0, l की पावर b कितना आया है, 1/2 आया, यहाँ रख दो, और g की पावर c है, c कितना आया है, -1/2, ये रख दो। अब देखो जैसे t बराबर क्या, k
m की पावर 0 मतलब हटा ही दो ना, क्या ही मतलब बनता है। k की पावर, अगर किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, तो वो हट ही गया, उसको हटाओ। तो बचा क्या, l बचा। l की पावर 1/2 का मतलब हुआ रूट में l आएगा, और जो पावर माइनस होता है उसको नीचे ले जाया करो, नीचे जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। और g की पावर 1/2 प्लस का मतलब ये भी रूट हो गया ना, इसको भी रूट में डाल दो। अब देखो ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो क्यों ना मैं काम करूं, इकट्ठा रूट लगा देता हूं, दोनों को एक ही रूट में डाल देता हूं। तो ये मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल गया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज k/√L/g। देखो साइंटिस्ट लोग ऐसे ही फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देखो ऐसे ही डिराइव होता है। असली फॉर्मूला में लिख दूं जो साइंटिस्ट ने निकाला था, 2π/√L/g, ये निकाला था, जरा गौर करना। सब सेम है, k मतलब कांस्टेंट था, कांस्टेंट यहाँ पे 2π आया। ऐसे करके हमेशा फॉर्मूला निकाला जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ सीधा। क्वेश्चन क्या है, देखो इसको आप करेंगे सॉल्व, और इसका जो आंसर आएगा आप वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसके आंसर को, ठीक है। तो ये लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सिर्फ अब अपना आखिरी टॉपिक बचा इस चैप्टर का, जो कि है क्या, कन्वर्ट करना एक सिस्टम से दूसरे में, और एक और करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। तो ये दो चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में कवर कराऊंगा। आज का ये लेक्चर जो है हम लोग बस इतना ही रखेंगे। कुल मिला के देखो हुआ ये है कि हम लोगों ने ना वन शॉट की जगह एक ही वीडियो में 2 शॉट बना दिया है, ठीक है। मतलब एक चैप्टर को हमने 2 पार्ट में करेंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने इतना सारी चीज़ें पढ़ा दी है, और पार्ट 2 में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो काफ़ी सही रहेगा, आप पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए मात्र 2 वीडियो देखिए और आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगाओ, अगर आप रिविजन कर रहे हो तो भी खत्म हो जाएगा आपका, है ना। इसको 2 में तो मत देखना, 2x में मत देखना, इसको देखना 1.25x में, बेस्ट आपका रहेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, स्पीड बोलता हूँ, है ना, तो वो चीज़ रहेगा। तो यही था, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बच्चे। आपकी उम्र में जब हम भी थे तो प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने जो ये सुना है ना, ये चीज़ सच में सुना है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। इसके एक आध क्वेश्चन और भी होंगे, तो हम इसके एक आध क्वेश्चन आप गूगल कर सकते हैं, या फिर हम लोग अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो मैं फिर से तुम्हें कुछ काम दे दूँगा। आज के वीडियो में मैंने आपको 2 होमवर्क दिया है, एक मैंने ये होमवर्क दिया है, और एक इससे पहले 3 मैंने क्वेश्चन दिए थे जिसमें आपको बोला था कि डायमेंशन निकालो उसका, है ना। तो कुल मिलाकर के आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मोटिवेशन बना रहे भाई आगे वीडियो बनाने का। नहीं, मोटिवेशन डाउन हो गया तो वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं। तो वीडियो बनाऊं, इस कारण से मोटिवेशन दो, और मोटिवेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। शेयर कीजिए, जितने लोग हैं आपकी क्लास में, ताकि शेयर करोगे तो उनका भी फ़ायदा होगा, है ना, मेरा भी फ़ायदा होगा। छोटा वीडियो है, कंसाइज वीडियो है, ताकि चीज़ें जल्दी क्लियर हो कम टाइम में, है ना। तो इसको जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और क्या क्या बोलते हैं यार, आई डोंट नो, वो सब चीज़ें सब कर दो, जो करना है ना, जो करना है कर दो, सब दबा दो, और बस ऐसा दबाओ कि मैं अगली वीडियो में तुमसे मिल पाऊँ, है ना। ये मोटिवेशन रहे मेरे पास। और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा,